गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, ये हमारी पुस्तक है नवीन पल्लव पाठ्य पुस्तक, और इसका पाठ 8 है रानी दुर्गावती, जो कि एक शौर्य कथा है। इस कथा में वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और स्वाभिमान को बताया गया है। तो बच्चों, पाठ में बताया गया है कि जिस समय अकबर का शासन चलता था, अकबर की इस पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तलक फहरा रही थी। उस समय जबलपुर के पास एक छोटा सा राज्य था गढ़मंडल, जहाँ पर एक रानी राज्य करती थी, और उस रानी के अग्निशिखा की भी दूर दूर तक फैल रही थी। अर्थात शासन तो अकबर का था, लेकिन गढ़मंडल में भी एक रानी अपना स्वतंत्र शासन कर रही थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस अकबर के बल विक्रम को नहीं सह सके, उसी बल विक्रम की अवहेलना कर गढ़मंडल की यह रानी निडर होकर रहती थी। उस रानी का नाम जानते हैं आप लोग क्या था? उस रानी का नाम था रानी दुर्गावती। लक्ष्मीबाई की तरह यह भी एक वीरांगना थी। तो थी कौन रानी दुर्गावती? रानी दुर्गावती कन्नौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता उनके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास शुरू किए, परंतु रानी दुर्गावती जो थी वो गढ़मंडल के राजा दलपत शाह की वीरता पर मुग्ध थी। लेकिन उनके पिताजी को यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन यह बात जब गढ़मंडल के राजा दलपत शाह ने सुना, तो वो अपने बाहुबल से राजा चंदन राय से युद्ध किए। दोनों लोगों में युद्ध हुआ और राजा दलपत शाह विजयी हुए और रानी दुर्गावती को ले जाकर गढ़मंडल में उनसे शादी किए। गढ़मंडल में पहुंचकर रानी दुर्गावती का और राजा दलपत शाह का विधिपूर्वक विवाह हुआ। इसके बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था वीर नारायण। और राजा वीर नारायण 3 ही साल का था, राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। रानी अपना राजकाज देखती थी, अपनी प्रजा का अपने बच्चे के समान पुत्रवत पालन करती थी। और यह बात धीरे धीरे मुगल सम्राट अकबर तक पहुंची। उनके अधिकारियों ने गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की अकबर को सलाह दी। हालांकि अकबर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने अधिकारियों के बार बार कहने पर वह गढ़मंडल को अपने अधीन लेने के लिए तैयार हो गया। उसने आसफ खां नामक एक सरदार को भेजा। आसफ खां गढ़मंडल पर चढ़ाई किया। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तो वह तनिक भी नहीं डरी, बल्कि वो पूर्ण रूप से अपने क्षत्रित्व का परिचय दी। हालांकि रानी को पता था कि वो अकबर के समक्ष जीत नहीं पाएंगी, फिर भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा युद्ध करके अपने प्राण देना उचित समझा। रानी की विजयी सेना के आगे आसफ खां की सेना ना टिक सकी और आसफ खां हार कर वापस लौट गया। फिर कुछ ही दिन बाद आसफ खां ने फिर से युद्ध किया। इस बार भी वह रानी से जीत ना सका और हार मानकर फिर से वापस चला गया। जब आसफ खां को लगा कि बात ऐसे नहीं बनेगी, तो उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बोना शुरू कर दिया, जिससे रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब रानी ने जान लिया कि युद्ध में वो विजयी नहीं हो सकती हैं, फिर भी वह आसफ खां से युद्ध में पीछे नहीं हटी और युद्ध करती रही। इस बार आसफ खां की असंख्य सेना और रानी की सेना में बहुत ही द्वंद्व युद्ध हुआ। इसी समय रानी ने देखा कि उनका 14 वर्षीय पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया। फिर भी रानी तनिक भी विचलित ना हुई। उनके सैनिकों ने कहा, रानी आप अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर लें। रानी ने कहा, नहीं, यह समय अंतिम दर्शन का नहीं है। मुझे हर्ष है कि मेरा पुत्र युद्ध में वीरगति पाया है, मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। इसके बाद रानी को
ने देखा कि दुश्मनों से पकड़े जाने का भय था, तो रानी ने गढ़मंडल की ओर देखा और उन्होंने अपने ही तलवार द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। इसके बाद रानी के मृत शरीर और उनके पुत्र रानी के मृत शरीर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया, जहां उनका उनके पुत्र के साथ ही अंतिम संस्कार किया गया। तो बच्चों, ये थी वीरांगना रानी दुर्गावती की कहानी। आशा करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।